तो फाइनली गोयल साहब का बेटा आई एम बैंगलोर जा रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको? जैसे पेपर स्टार्ट हुआ, रिस्पेक्ट यू वर ब्लैंक एंड यू डिड नॉट अटेम्प्ट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, है ना? उसके बाद भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, आपने क्वांट एंड डीआईएलआर दोनों में 99.5 प्लस परसेंटाइल सिक्योर किया। रीडिंग स्पीड, अब जैसे हम बोलते हैं, पहले हमें लगता है यार टीचर क्यों बोल रहा है रीडिंग स्पीड बढ़ा रही, तो मैं बोला अगर वो 30 मिनट में मैं 19 क्वेश्चन नहीं कर पाता तो फिर बहुत मुश्किल था। करेक्ट। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन कैट प्रिपरेशन? बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है जनरली, कितने मार्क्स होने चाहिए। हाँ, दिस इज आई थिंक कि ज़्यादा है कम है, आपके हिसाब से कितने मार्क्स होने चाहिए? देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि आपको ये समझना है कि भाई फेल होना बहुत नेचुरल चीज़ है, कि जो मॉक्स आपके होने चाहिए उसमें डाइवर्सिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कि सब लोग बोलते हैं यार 7 दिन में मॉक दो, 7 दिन में दो, तो मैंने 2 महीने वो फॉलो किया। अगर मैं 2 दिन में एक मॉक दे रहा था तो मैं कम से कम 7 सेक्शन लगा रहा था। तो फाइनली गोयल साहब का बेटा आई एम बैंगलोर जा रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको? सर अब फीलिंग तो थोड़ा एक्साइटेड तो है, कॉलेज जा रहे हैं। सेम वे इसके अब थोड़ा मेंटरशिप सेशन चालू हो गए, सीनियर से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा नर्वस भी है। वो लोग बता रहे हैं कैसा होता है फर्स्ट 3 मंथ्स, सो उस हिसाब से अब उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो बोथ बिट एक्साइटेड एंड नर्वस। तो राघव, आपने एचआर कॉलेज से अपना बीकॉम किया, यस। उसके बाद आपने सीए भी किया एंड लास्ट आप इन्वेस्टमेंट बैंकर थे पीडब्ल्यूसी में, जो कि यस। अपने आप में बहुत सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम रोल होता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर सीकिंग करियर इन फाइनेंस, राइट? तो ऐसे में आपने एमबीए करने का कब सोचा, क्यों सोचा? तो सर एमबीए करने के लिए मैं पीडब्ल्यूसी से पहले आई वाज इन वीडियो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और देन आई मूव टू पीडब्ल्यूसी। सो एक अच्छी चीज़ मेरे साथ रही कि मेरे जितने भी कोलीग्स थे या सीनियर मेंबर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ देम वर एमबीएस। सो वहाँ से जो मेरे को लर्निंग मिली कि यार वो लोग कैसे पिन पॉइंट सोचते हैं, पिन पॉइंट आंसर देते हैं, पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दे आर डाइवर्स नॉलेज। तो दैट हेल्प मी अ लॉट, क्या मेरे को इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। सेकंड, अब बहुत लोग बोलेंगे अरे बहुत एमबीए प्रोन आंसर है, जनरल लोगों का रहता है। बट मैं बोलना चाहूँगा जब आप वर्क करोगे टॉप नॉच एमबीएस के, आपको समझ में आएगा फ़र्क, हाउ दे थिंक। हम्म, तो दैट वाज़ द मेजर रीज़न आई वुड से। सेकंड ऑफ कोर्स फॉर ग्रोथ, आई थिंक एमबीए करने से, अभी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, तो मेरे लिए और प्रोफाइल्स ओपन हो जाती है, बी इट पी, वीसी या कंसल्टिंग। राइट। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर मी। थर्ड, आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मेरे घर में और भी एमबीएस थे एंड वन ऑफ देम वर फ्रॉम द सेम कॉलेज। सो आई थिंक दैट ऑल्सो मोटिवेटेड मी अ लॉट। ओके। अच्छा, किसी को अगर लेमन टर्म्स में आपको समझाना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, करेक्ट। राइट? तो आप कैसे समझाओगे? सो मैं इसमें जनरली एक एग्जांपल देता हूँ कि यार आप सिंपल समझो, आपकी एक कंपनी व्हिच इज़ नॉट लिस्टेड। सो अब आपको अगर फंड रेज़ करना है, पैसे रेज़ करने हैं, तो आप कैसे करोगे? सो यू कैन आइदर रेज़ फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी और अ वेंचर कैपिटलिस्ट और अ एंजल इन्वेस्टर। सो आप अपन, आप सभी लोग शार्क टैंक देखते हैं, तो अपन देखते हैं वहाँ शार्क्स है, पीपल आते हैं, उनको पिच करते हैं। सो एज़ अ इन्वेस्टमेंट बैंकर हम्म, वी हेल्प देम टू पिच टू दीज़ ओके। शार्क्स और इन्वेस्टर्स। सो जो पार्ट अपन देखते हैं शार्क टैंक पे वो लोग कर रहे हैं, वो हम एज़ अ इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सो अगर मैं इसमें बात करूँ हम कैसे करते हैं ये, सो हम एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो हम आईएम बोलते हैं, वो बनाते हैं। हम फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, हम टीज़र्स बनाते हैं, कंपनी को प्रिपेयर करते हैं बाकी सब चीज़ों में। सेकंड, अब काफ़ी लोगों का रहता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज़ जस्ट सिंपल ये स्टोरी आप बोल रहे हो, फाइनेंशियल मॉडल इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो जो लोग डर रहे हैं कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यार। हम्म। अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा उसमें देखोगे, सो वो सब ईज़िली अचीवेबल है। तो आपने जैसे सीए किया है, तो क्या आपका हमेशा से करियर इन फाइनेंस ही गोल रहा है? और अगर मान लीजिए जैसे बीकॉम या सीए एस्पिरेंट्स हैं, तो आप उनको और क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे अगर वो अपने इनिशियल ईयर्स में हैं, तो किन चीज़ों पे वो फोकस कर सकते हैं? तो सर जैसे आई कम फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड, सो मेरे घर में काफ़ी सीएस थे। सो मेरा फॉर पर्टिकुलरली मेरा हमेशा से इंटरेस्ट फाइनेंस में ही था, क्योंकि आई हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अगर मैं बाकी बच्चों की बात करूँ, जैसे अब काफ़ी लोगों से मिलते हैं, हुँ, बॉम्बे में भी हॉस्टल में रहते थे, काफ़ी लोगों से मिलते थे। सो बीकॉम में अब मेरे को लगता है काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई है फॉर हुँ, पर्सन हू आर डूइंग बीकॉम और ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। सो अभी आप जो टॉप एमबीबीज है, बीसीजी, मैकेंजी, बैंक, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो द अपॉर्च्युनिटीज़ आर लेस, पर वो ओपन है। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें कंसल्टिंग, आईबी, पीवीसी रोल्स भी आते हैं। हुँ, थर्ड, फिर लोग बोलते हैं कि यार यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1% ऑफ द थिंग। मैं बोलना चाहूँगा कि यार आप इंटर्नशिप कीजिए ना पहले। आप जब अपने करेक्ट, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, करेक्ट, आप सीएफए कोर्स है, अगर आपका इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में जाने का है, हुँ, तो आप वो सब परस्यू कीजिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू दैट फील्ड्स विल इंक्रीज़। करेक्ट। सो इट्स बेसिकली अबाउट क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी। यू शुड चेज़ क्लैरिटी फ्रॉम डे वन, राइट? हाँ। यस। और दूसरा जैसे सीएस है, तो अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके होता है हमारे, हुँ, तो अब वो काफ़ी लोग जाने लग गए। सो उससे तो सर इमेंस अपॉर्च्युनिटी ओपन हुआ है। सारे बिग बैंक्स, बी इट जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो जैसे मैंने किया, हम्म, सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। अब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कीजिए और फिर आप उसमें जा सकते हैं। करेक्ट। इवन विद द नॉर्मल आर्टिकलशिप अब बहुत ओपन है लोग सीएस के लिए। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस। तो राघव यार, ऐसे कौन से कोर स्किल्स थे जो कि आपको लगता है उन्होंने आपको एक्चुअली हेल्प किया है कैट 2024 क्लियर करने में? तो सर मतलब स्किल्स तो ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने कुछ नहीं करा था। तो मैंने जब सीए किया था तो वहाँ पे मेरी रीडिंग हैबिट और सिटिंग हैबिट डेवलप हो गई थी। सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। नेचुरल। दूसरा मैंने थोड़ा इसमें स्ट्रैटेजाइज़ किया, थोड़ा आई वुड से रिस्क भी लिया बोल सकते हैं कि यार जो चीज़ मेरा वीक था, उस पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वीआरसी थोड़ा लो स्कोरिंग था, सो मैंने ज़्यादा टाइम उसको दिया। डीएलआर आई थॉट कि मेरा बहुत अच्छा है, तो मैंने उस पे कम टाइम दिया। सेम वेज़ क्वांट में ऐसा है कि आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको फ़ॉर्मूलाज़ तो लर्न करने ही पड़ेंगे, तो उसको आपको रिस्पेक्ट देके एक सफिशिएंट टाइम देना ही पड़ेगा, जो करेक्ट मैंने है। दिया। दूसरा मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की कि मैंने अगर मेरे को सुबह आर्टिकल पढ़ना है, तो वो पढ़ना ही है। जितना भी कोर्स करना है उस दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को रेशियो प्रोपोर्शन करना है। अब चाहे उसमें 5 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, वो उस दिन खत्म हो जाना चाहिए। आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। और फिर बहुत सारे मॉक्स कंसिस्टेंटली दिए। तो जैसे अगर हम इसको समराइज़ करें तो इसमें कुछ कोर स्किल्स निकल के आते हैं। वन इज़ कंसिस्टेंसी, राइट? नंबर 2 इज़ डिसिप्लिन। देन माइक्रो टास्क हुँ, आपने पिक किए एंड देन उनको आपने अचीव जी, किया और उनका एनालिसिस किया, राइट? ओके, तो आई थिंक दीज़ आर सम ऑफ द स्किल्स दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू, राइट? या वी कैन से दैट। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक बार उनका आंसर आपसे सुनते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, या जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन कैट प्रिपरेशन? तो सर मतलब इसका आइडियल आंसर तो मेरे को इतना नहीं पता, पर मेरा आंसर मैं बताता हूँ। हुँ, सो आई थिंक मैंने अगस्त एंड में तैयारी चालू की थी। करेक्ट, सो फर्स्ट आई रिमेंबर कि मैं आपके पास ही आया था, अपन ने 1 टू 1 एक सेशन लिया था। सो जिसमें आई ट्राइड टू फाइंड आउट कि कितनी परसेंटाइल पे मेरी प्रोफाइल पे मेरे को कौन-कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं। सो आई थिंक दैट गिव मी अ क्लैरिटी कि मेरे को कितना एम करना चाहिए परसेंटाइल मिनिमम। हुँ, ऑफ कोर्स सब लोग 100 परसेंटाइल सोच के ही पेपर देते हैं, पर एक मेरे पास बेंचमार्क था कि यार इतना आएगा तो मेरा करेक्ट, होने का करेक्ट, करेक्ट। चांसेस है। आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। हुँ, हुँ, सेकंड आई वुड से कि एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। लोग मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। लोग सोचते हैं कि यार पहले पढ़ लेता हूँ फिर मॉक टेस्ट दो। हुँ। उसको अपन अपन मतलब उसको मॉक नहीं बोल करके डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट बोल सकते हैं, करेक्ट राइट? तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देना चाहिए देना चाहिए। और उससे आपको अपना बेंचमार्क जो है वो पता लगता है अभी कि व्हाट आर योर करंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एंड मतलब क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पता लग गई है एंड ये गेम भी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में ही कन्वर्ट स्ट्रेंथ करने में का है, करेक्ट तो आप सर। डे 1 से उसी को अप्रोच करते हैं एंड उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते ही हैं। सो फिर मैंने वो दिया था नेक्स्ट डे। सो आई रिमेंबर कि वीआरसी में माय परसेंटाइल वाज़ लो, डीआर में इट वाज़ गुड और क्वांट में कम थी। आई थिंक 85 परसेंटाइल कुछ थी। हुँ, हुँ। पर उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, मैंने करेक्ट, क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो उसमें मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार टाइम के साथ ये फॉर्मूला लर्न कर लूँगा तो हो जाएगा। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। सो उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजाइज़ किया, वीआरसी को रिस्पेक्टफुल टाइम दिया 5-6 आवर्स, क्वांट को भी टाइम दिया। डीएलआर मैंने फ्रैंकली कम ही किया। मैंने आई वुड से 15 डेज़ में 1 टाइम डीएलआर किया होगा। हुँ, रादर मैंने बाकी सब टाइम मेरा करेक्ट, क्वांट और वीआरसी को ही दिया। करेक्ट, करेक्ट। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जी, कौन से कॉलेजेस के लिए अपने प्रोफाइल के बेसिस पे एलिजिबल हैं। करेक्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे अभी वीडियोस में यूट्यूब वीडियोस में कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि बच्चों को सरप्राइज़ ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी कर ली है करेक्ट। और हाँ, उसके बाद में उनको समझ में आता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है जबकि उनका बहुत अच्छा परसेंटाइल है। करेक्ट। तो कोचिंग्स ने मतलब ये बताया नहीं, अवेयर नहीं किया, कह रहा तो मतलब ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपको पहले चेक करना चाहिए कि आप कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं और कौन से के लिए नहीं। तो उससे आपको ये क्लैरिटी भी मिलती है कि क्या टारगेट परसेंटाइल है जो कि आपको एम करके चलना चाहिए। हाँ, आपने पर बहुत सही बोला। इसे मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा। मेरा दोस्त था, हुँ, वो मेरे ही सेम बैकग्राउंड से। तो हमने उसका चेक किया स्कोर डाल के हुँ, हुँ, कि यार वेदर ही इज़ एलिजिबल फॉर आईआईएम्स। सो उसमें समझ में आया कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको बहुत हाई परसेंटाइल चाहिए होगा हुँ, हुँ, आईआईएम्स में जाने के लिए। सो उसमें फिर उसने कोर्स करेक्शन किया ना, नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जीमैट। करेक्ट, सो आप किसी को अंधकार में रख के नहीं तैयारी करा रहे हो, जो एग्ज़ैक्टली, भी उसके लिए सही है, आई हुँ, थिंक दैट हेल्प्स। तो वो करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेप होना ही होना चाहिए किसी भी हुँ, स्टूडेंट के हुँ, हुँ, बिल्कुल सही कहा। सो आपने ये पेपर 3 मंथ्स में क्रैक किया है। लिए। नेचुरली ये काफ़ी पैक्ड था आपके लिए। तो आपने इसको कंफर्टेबल कैसे बनाया? सर कंफर्टेबल तो फ्रैंकली
बहुत पैक्ड और टाइट शेड्यूल था। यस, आई कैन सी, Yes. मतलब कि आपने 10 घंटे हाँ, डिनर सेटिंग्स दी हैं, हाँ। आई स्टिल रिमेंबर दैट। यस, सो आई वुड से कि 10 आवर्स सिटिंग्स हो जाता था, मेंटली 7-6 आवर्स का ही हो पाता होगा, पर करेक्ट, 10 आवर्स सिटिंग तो लगी रही थी क्योंकि कोर्स ज़्यादा था, करेक्ट, डराते लोग कि करेक्ट, भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट, हाई परसेंटाइल करेक्ट, मिलेगी, वो सब प्री कंसीव्ड नोशंस भी थे। सो पैक तो बहुत ज़्यादा था। पर मैं उसमें बोलूँगा कि जो मैंने डायग्नोस्टिक, जो अपन ने मॉक टेस्ट की बात की, जब मैंने वो दिया, तो मेरे को उसमें पिन पॉइंट समझ में आया कि मेरे क्या-क्या वीक एरियाज़ है करेक्ट, और क्या-क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है। उसमें भी फिर मैंने क्वांट में जाके इंडिविजुअल टेस्ट दिए, अरिथमेटिक का टेस्ट दिया, अलजेब्रा का टेस्ट दिया, हुँ, मॉडर्न मैथ्स का दिया। सो मेरे को समझ में आया कि मेरा क्या-क्या टॉपिक वीक्स है हुँ, और फिर सबसे बिल्कुल, पहले उन टॉपिक्स को उठाया मैंने। हुँ, सो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। और जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, उसको भी मैं वीक में एक बार गो थ्रू कर लेता था। तो हुँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रही वो, हुँ, और दैट हेल्प्ड मी। सो इसमें सर, ये तो मेरे को लगता है कि एक तरीके से स्ट्रैटेजाइज़ कर लिया मैंने इस चीज़ को। एक वी कैन से शॉर्टकट या एक आपने स्ट्रैटेजी बना ली उसे करने के लिए। हुँ, पर वो कभी-कभार मेरे को लगता है कि दैट इज़ नॉट आइडल, एवरी सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा। कि एग्ज़ैक्टली, अगर 2023 का पेपर जैसा आ गया, करेक्ट, इस जिसमें बहुत कम डुएबल क्वेश्चन थे इन क्वांट्स, हुँ, और 2024 में मोर डुएबल क्वेश्चन्स थे। तो हुँ, आई थिंक वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी कैन गो फॉर अ टॉस। तो हुँ। आइडियल क्या रहना चाहिए बच्चों की कि कितना टाइम में उनको कंप्लीट करना चाहिए? यार ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, राइट? हुँ, और ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन भी होता है कि सर व्हाट इज़ द आइडियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन, राइट? हुँ, तो देखो यार, ये बहुत सब्जेक्टिव इसका एक आंसर बनेगा, डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से आते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हो, आपने इंजीनियरिंग किया है, राइट? तो 2 सब्जेक्ट में रिलेटिवली आप कंफर्टेबल ज़्यादा होते हो, वन इज़ योर क्वांट, द हाँ, अदर वन इज़ योर डीआईआर, डीएनआर राइट? करेक्ट। और एट द सेम टाइम क्योंकि आपकी उतनी अच्छी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती हैं इन कंपैरिजन टू अ स्टूडेंट जो कि लिटरेचर पढ़ रहा है ना? तो वीआरसी थोड़ा-सा आपका रिलेटिवली वीक रह जाता है। यानी इस स्टूडेंट को इंग्लिश में एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू क्वांट एंड डीएलआर। सेम वे में अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें जो कि लेट्स से कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, तो क्योंकि उसका एक्सपोज़र मैथमेटिक्स के साथ में नहीं है, रीज़निंग के साथ में नहीं है, तो उस चीज़ को पिक करने में थोड़ा-सा एक चैलेंज उनको लगता है। चैलेंज लगता है। बट अगर हम देखें तो आपको सिलेबस जो है वो एनी हाउ 3.5 मंथ्स में विद गुड क्लैरिटी कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन एक्चुअल स्टार्ट होती है जब आप प्रैक्टिस मॉक्स वाली। देते हो करेक्ट, करेक्ट। और वहाँ से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। फिर आप अपनी वीकनेस पे काम करना स्टार्ट करते हो एंड देन देयर आर सो मेनी ईक्यू फैक्टर्स आल्सो दैट आर इन्वॉल्व्ड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे आपके केस में था कि आपको समझ में आ गया था कि जब हम बैठे, आई स्टिल रिमेंबर, एक मॉक का हमने एनालिसिस किया था जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हमने फिगर आउट किया कि जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं आपके प्रेफरेंस नंबर 1 पे वो होने चाहिए क्योंकि जिनमें फिगर नहीं है, पहला स्टेप रहेगा कि आपको फिगर बनाना है उसमें 1 एंड डेढ़ देन फिर हाँ, तो आपका अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 आध मिनट के आसपास उसमें चला गया, पहले देन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे अप्रोच करना है। आपके तो यस, अब आपने ये अगले ही मॉक में आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को ये सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाए। तो आप इस तरीके से प्लान करें कि एनी हाउ आपके पास में 6 मंथ्स तो होने ही चाहिए। बट जैसे आपका केस 3 मंथ्स वाला था, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि आपने वो टॉपिक सबसे नंबर 1 पे उठाए जिनका वेटेज रिलेटिवली ज़्यादा है और फिर देन आपका फ़ोकस और सारी चीज़ें जो थी वो तो पिक्चर में आती है। तो मतलब ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, बट येस यू शुड प्लान इट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ्स। करेक्ट। सो एक और क्वेश्चन है, हुँ। हाउ मेनी मॉक्स should be given in preparation? So I'll ask this, how many mocks you have given in your preparation? तो सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, आई थिंक मैंने 30 लाइव मॉक्स दिए थे। Yes. लाइव मॉक ऐसे वो लाइव नहीं थे, मतलब उसमें लाइव रैंकिंग आ रही थी आपकी कि मैंने 4-5 दिन बाद दिए होंगे एक्टिव होने के बाद, पर लाइव रैंकिंग आती थी उसके ऊपर। और मैंने 40 मॉक्स दिए होंगे व्हिच वर पास्ट ईयर मॉक्स। Correct. सो पास्ट ईयर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से जहाँ से भी मेरे को मिल पाए, पास्ट ईयर मॉक्स मैंने वो दिए, और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज़ मैंने किए। Hmm. सो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही होगी। पर इसमें सर, मतलब बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है जनरली, कितने मार्क्स होने चाहिए? हाँ। दिस इज़ आई थिंक कि ज़्यादा है, कम है, आपके हिसाब से कितने मार्क्स होने चाहिए? अ, देखो राघव, अगेन इसका भी आंसर सब्जेक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ईक्यू फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे टाइमर चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन आपको बिना टाइमर के बनाना है, यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल इन दैट, बट द मोमेंट यू सी टाइमर इन फ्रंट ऑफ यू देन यू गेट ब्लैंक, राइट? यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक पॉइंट आता है कि सर जब हम इसी चीज़ को टाइम बाउंड मैनर में बनाते हैं तो हमें क्लिक ही नहीं करता। तो यानी अभी दिस इज समथिंग जो कि ईक्यू का पार्ट है एंड रिलेटिवली उस पे हमारा फोकस भी कम होता है। हाँ, हम ये बोल ज़रूर रहे होते हैं प्रिपरेशन में कि सर ये नहीं हो रहा मुझसे, कैसे करूँ?
बट हम उस पे फोकस नहीं कर पा रहे होते, हमारा पूरा फोकस जो है, मेजॉरिटी फोकस जो है वो आईक्यू को इम्प्रूव करने पे होता है, राइट? यस तो अभी इट इज़ समथिंग दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आपको एनी हाउ 25 से 30 मॉक्स तो मिनिमम आपको प्लान करने ही चाहिए। एंड एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जो मॉक्स आपके होने चाहिए उसमें डाइवर्सिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि इफ़ यू टॉक अबाउट कैट 2023 जो कि आई एम लखनऊ ने बनाया था, इससे पहले आई एम लखनऊ ने आई गेस 16-17 में पेपर बनाया था, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड 2023 का पेपर जो था वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट है ना? तो अभी नाउ कैट के केस में अगर हम देखें तो सिलेबस आपको पहले से पता है ना? जैसे कि आपको पता है, इफ यू टॉक अबाउट क्वांट, आपको पता है कि अरिथमेटिक आएगा, अलजेब्रा आएगा, नंबर्स आएगा, ज्योमेट्री आएगा, कुछ पार्ट आपका मॉडर्न मैथ्स का भी आ जाएगा, है ना? हो सकता है वेटेज अलग अलग हो। सिमिलरली आपको वीआरसी में भी पता है कि आरसी आने वाला है, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, ये सब आएगा। डीएलआर में भी आपको पता है कि अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट आएगा, है ना? वेन डायग्राम आ सकता है, नेटवर्क्स एंड डायग्राम हो सकता है। तो यानी ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अभी नाउ अगर मान लो कैट आपको टेस्ट करेगा तो किन पैरामीटर्स पे करेगा? तो वो वेरिएशन करेगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, करेक्ट राइट? तो जहां पे आप ये कह ही नहीं सकते हो कि पेपर कैसा आने वाला है, वहां पे आपको डाइवर्सिटी पे प्रैक्टिस करनी है ना? तो डाइवर्सिटी पे आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक चीज समझते हो यहाँ पे कि अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट है तो मतलब कम सवाल अटेम्प्ट करने पर भी आपका स्कोर आ सकता अच्छा परसेंटाइल बनेगा। करेक्ट और अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो ज्यादा सवाल करने पर सेम परसेंटाइल बनेगा। यानी आपके मॉक्स इस तरीके से डिजाइंड होने चाहिए जिसमें आपकी ये डाइवर्सिटी पे Diversity. प्रैक्टिस हो पाए, राइट? तो अभी व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो इन दैट, कि आपको पेपर दे रहे हो, आप मॉक दे रहे हो, कोई सवाल अगर आपको आ रहा है आप उसको करो, नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो द गेम इज अबाउट सिलेक्शन, राइट? तो ये है। करेक्ट सो राघव, एक और क्वेश्चन होता है कि मॉक्स कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, तो मतलब आपने मॉक्स वगैरह कब से देना स्टार्ट किया था? सर मेरे केस में तो प्रिपरेशन ही 3 मंथ्स का था। सो आई थिंक आप ही इसका आंसर ज़्यादा बता पाएँगे। ओके, सो मतलब इट्स अगेन वेरी वेरी सब्जेक्टिव। तो आइडियली जैसा कि हमने अभी बात की कि ईक्यू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, करेक्ट तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 डेज का गैप होना ही चाहिए दो मॉक्स के बीच में, करेक्ट क्योंकि आपने एक मॉक दिया, अब आपको समझ में आया कि ये एरियाज आपके वीक हैं, अब आप हुँ। उन एरियाज पे फोकस करेंगे, उनके टॉपिक टेस्ट देंगे, राइट? उसको और एनालाइज करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट मॉक में। करेक्ट तो अब ये पूरा प्रोसेस, 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, उन तीनों सब्जेक्ट में इसी चीज़ को आपको करना है, तो अगर आप 2-2 दिन भी पकड़ के चलते हो एक सब्जेक्ट में, हुँ। तो मतलब व्हिच इज़ वेरी, वेरी लेस टाइम। तो यानी कम से कम 6 से 7 दिन का गैप्स आपके 2 मॉक्स में होना होना चाहिए। चाहिए। अब जब तक आप एक 20 से 25 मॉक या 30 मॉक नहीं दे देते हो, करेक्ट तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस और वो क्लैरिटी नहीं मिलती है नहीं कि यस, दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर मी एंड मुझे इसी के साथ अलाइन होकर के आगे बढ़ना है। तो अब आप खुद देखो, इसके लिए आइडियली आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम तो होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। यानी अगर मान लीजिए कि अभी आप अपनी तैयारी प्लान कर रहे हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, या बिकॉज़ कैट इज़ नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग द एंटायर पेपर। करेक्ट करेक्ट भाई यहाँ जो 100 परसेंटाइलर है, हाँ। उसका भी स्कोर 70 से 75% में ही तो बन रहा है, मतलब वो पूरा पेपर थोड़ी बना रहा है, कर तो आपको भी नहीं बनाना है। आपको नहीं तो आप ये वेट मत करो कि आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट हो रहा है। करेक्ट आप अभी अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो 1.5 से 2 महीने में आप अपना पहला मॉक दे आप दो। मॉक से डरो मत। मॉक से मत डरो कि मान लो आप 1.5-2 महीने में जितना भी पोर्शन कवर करोगे, और भी नहीं तो अरिथमेटिक अलजेब्रा ही करोगे, तो आप कम उसी को अटेम्प्ट करो पेपर में और उसी पे अपने आप को इवैल्यूएट करो। तो इतना टाइम आपके पास, 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास होना डेफिनिटली होना ही चाहिए। इसमें जी सर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, हाँ। जो थोड़ा कॉन्ट्ररी होगा हाँ, हाँ। कि मैंने जो अप्लाई नहीं किया, कि सब लोग बोलते हैं यार 7 दिन में मॉक दो, 7 दिन में दो। तो मैंने 2 महीने वो फ़ॉलो किया, हुँ, पर लास्ट जो मेरा मन था, करेक्ट, उसमें क्योंकि मैं क्वेश्चन सिलेक्शन को चेज़ कर रहा था, मेरे करेक्ट, को मेरा वो इम्प्रूव करना था। करेक्ट। तो फिर मैंने रेगुलरली 2 दिन में मॉक दिए, 2 हुँ, दिन में 1 मॉक, 2 दिन में 1 मॉक हुँ, और सेक्शनल बहुत लगाए। करेक्ट। अगर मैं 2 दिन में 1 मॉक दे रहा था, तो मैं कम से कम 7 सेक्शनल लगा रहा था, हुँ, हुँ। 2 दिन में। हाँ, तो सो वो वो आई आप थिंक उसको डिपेंड करता है। करेक्ट, तो आपने अब जैसे अगर अपन इसको, आपने जो बात बोली अभी, अपन इसको अगर समझें तो इसमें क्या किया आपने? हाँ, आपने एक तो अपना ओवरऑल पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। अब आपने मुझे ये बोला अभी कि 2 मॉक आप दे रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप 6 टू 7 सेक्शनल्स दे रहे हो। यस, तो यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शन देखोगे तो उतना ही निकल के आ रहा है। यस, यानी आप क्या कर रहे हो? अपने पे मेहनत ज़्यादा कर रहे हो। करेक्ट, तो अगर आप इतना आउटपुट निकाल पा रहे हो तो आपको नेचुरली उसको चेज़ करना चाहिए। करेक्ट, बट एक जो एवरेज स्टूडेंट्स में एक देखने को मिलता है, वो ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि मतलब दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल इन दिस मैनर। हाँ, बट अगेन इट डिपेंड्स, इट मतलब कि आप डे 1 पे ये चीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यस, आपने दे जैसे देन जैसे कि आपने 2 महीने पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन किया, यस, आपने उन्हीं में टॉपिक टेस्ट दिए, उन्हीं को और मास्टर किया, फिर उसके बाद आपने जाकर के क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करना स्टार्ट किया। एंड नेचुरली क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर एंड इन एनी पेपर।
मतलब जहाँ भी आपको मतलब बेसिकली फुल पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, हाँ, कोई भी 100% स्कोर नहीं करना है, वहाँ नहीं पे करना दिस तो वहाँ बिकम्स पे वेरी यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ्स एंड ये क्वेश्चन। आपको डे वन से ध्यान रख के चलना है। तो राघव, एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स का कि सर हमें सेक्शनल टाइम कैसे अलोकेट करना चाहिए पढ़ाई में? जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या तीनों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ें या कॉम्बिनेशन में पढ़ें? कौन सा सब्जेक्ट मतलब ऐसा है जो डेली पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो इससे पहले कि मैं आंसर करूं, मैं जानना चाहता हूं आपने कैसे अपना टाइम अलोकेशन किया था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? तो सर मैंने डेली 2 सब्जेक्ट लिए, एक वीआरसी और एक आइदर क्वांट और डीएलआर। सो उसमें वीआरसी इसलिए क्योंकि वो मेरा वीक था, तो मैं सुबह मॉर्निंग स्लॉट उसको देता था। तो 5-6 आवर्स का जो भी स्लॉट है, मैंने वीआरसी को दिया। सो उसमें मैंने कैसे किया, फर्स्ट आर्टिकल या एडिटोरियल आप में जो भी रीड करना है आपने वो किया। देन मैं एऑन एसेस पढ़ता था। सो उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या करता था, मैं एऑन एसे को चैट जीपीटी में डालता था और फिर उसको प्रॉम्प्ट करता था कि आप मेरे को कैट लेवल के क्वेश्चंस दो, और बार-बार डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन उससे बोलता था कि डिफ़िकल्ट करो और हार्ड करो और हार्ड करो। सो आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट कि डिफरेंट क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे वीआरसी में आते हैं वो मेरे सॉल्व हो गए। फिर क्वांट में तो जो भी डेली क्लास में होता था या जो मेरे वीक टॉपिक्स थे या जो मेरे पेंडिंग टॉपिक्स थे, उस पे मैं फ़ोकस करके उनको कंप्लीट करने का ट्राई करता था। हम्म। डीएलआर आई वुड से फ्रैंकली कि मैं हफ्ते में 2 बार ही करता था। उसमें भी जो मेरे अरेंजमेंट वाला टॉपिक था, हम्म। जो मेरा थोड़ा वीक था, वो करता था। या जो भी वीक टॉपिक्स थे उन पे ज़्यादा फ़ोकस करता था। तो दो तीन चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि आप रिटेंशन आपको चाहिए इंग्लिश में। अगर हम बात करें लेट्स से हुँ। फॉर एग्जांपल कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको डिफरेंट जॉनरे के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप एक टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, तो यू माइट बी मोर कंफर्टेबल इन रीडिंग आर्टिकल्स बेस्ड ऑन एआई, बेस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेस्ड ऑन लेट्स से क्रिप्टो करेंसी और समथिंग। But at the same time, you may feel difficulty in reading articles from philosophy, psychology. यानी आपको इन आर्टिकल्स को रीड करने में ज़्यादा समय देना है, तो इनकी एक वोकैब भी होती है, आपको उसको भी प्रिपेयर करना है। तो ऐसी चीज़ों को आपको मॉर्निंग में करना चाहिए जहाँ पे रिटेंशन की रिक्वायरमेंट है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास प्रिपरेशन का समय कितना अवेलेबल है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो इन दैट केस आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप पिक करके चल सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि इंग्लिश जो है यानी वीएआरसी जो है, वो तो आपके डेली प्रिपरेशन का पार्ट होना ही चाहिए, राइट? डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी उसमें स्ट्रेंथ है, आप उसका टाइम डिसाइड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली प्रिपरेशन। अगर मान लीजिए आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने ना आप कॉलेज जा रहे हैं, ना आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी आप अपना पूरा समय तैयारी में दे रहे हैं, तो इन दैट केस आपको तीनों सब्जेक्ट्स को डेली टाइम अलोकेट करना है और तीनों की जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना है और उस पे काम करना है। तो मतलब दिस इज़ द अप्रोच दैट आई थिंक यू शुड फॉलो एंड दैट विल डेफिनिटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। करेक्ट। इसमें सर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने बात की डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स का आपको पढ़ना है, हुँ। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कमिंग फ्रॉम से बैकग्राउंड बहुत रीडिंग हमने भी की थी, तो लगता था कि यार रीडिंग हमारी स्पीड भी अच्छी होगी, कर लेंगे हम रीडिंग। पर वो समझ पाया कि एक पर्टिकुलर जॉनर्स में ही आपकी अच्छी होगी। करेक्ट। फाइनेंस रिलेटेड हो गए, बिजनेस रिलेटेड हो गए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो गए। पर जैसे कोई बायोलॉजी का आता था या साइंस रिलेटेड आता था या हिस्ट्री रिलेटेड आता था, जहाँ पे आप इतने वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं जानते हो, तो वहाँ पे वो डिफ़िकल्टी होती थी। हुँ। तो आपकी चाहे इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, कोई ना कोई ऐसा जॉनर तो होगा ही जिसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कैट कुछ भी पूछ सकता है। करेक्ट। इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हुँ, सो हुँ, आई थिंक दैट हेल्प्ड। हुँ। तो आपने बिल्कुल सही बोला एंड हम लोगों ने इसमें एक इनिशिएटिव भी लिया। हम लोगों ने एक पोर्टल पे रीडिंग ज़ोन बनाया है यस। एंड उस रीडिंग ज़ोन में डिफरेंट जॉनरे हैं, जैसे फ़िक्शन है, फ़िलॉसफ़ी है, हिस्ट्री है, देन यू हैव आर्ट्स एंड लिटरेचर, यू हैव साइकोलॉजी। उन सभी जॉनरे की जो एक वोकैब होती है कि यानी मिनिमम इतने वर्ड्स के मीनिंग आपको आने ही चाहिए, तभी जाकर के आप उन पे बेस्ड जो आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएँगे। वो वोकैब है उसमें और उसका काफ़ी अच्छे से निमोनिक्स वगैरह सब उसमें है। देन उसी पे बेस्ड एऑन के आर्टिकल्स हैं जो कि हमने फ़िल्टर किए हैं। उनका एक आइडियल रीडिंग टाइम कितना होना चाहिए और टू इवैल्यूएट कि आपको वो कितना समझ में आया, आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना है, उस पे उसकी जो एक समरी होनी चाहिए वो भी हमने वहाँ पुट अप की है। एंड बेस्ड ऑन इट हमने कुछ एक आरसी के क्वेश्चंस भी वहाँ पे डाले हैं टू एनालाइज योर कॉम्प्रिहेंशन। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025 यू गाइस कैन चेक इट आउट, राइट? सर मतलब आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज़ में यूपिन, जो चीज़ हम चैट जीपीटी से करते हैं उसका एक इंटीग्रेटेड वर्ज़न आ गया है। हाँ, ऑलरेडी वो यस। आपको मिल जाएगा वहाँ हाँ, पे। तो अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा एक फीडबैक है कि एक तो जैसे हर कोई ये कहता है कि रीडिंग करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। और कैसे बट रीडिंग करनी कैसे करें? कहाँ से स्टार्ट करें?
और दैट टू इसका एक जेनरिक आंसर हो ही नहीं हो सकता, ही नहीं सकता। है ना? मतलब कि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, तो भाई अभी जो आर्टिकल्स आपके रिलेटेड टू लेट्स से कोई एक आर्टिकल है जो कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, या फिर आप कोई बिजनेस केस स्टडी पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू अ पर्सन फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। तो यानी आपको अपनी वीकनेस के बेसिस पे किसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वहाँ पे आपको टाइम अलोकेट ज़्यादा करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमने डिज़ाइन किया एंड इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। राघव, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस। कि जो कि एक मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में होता है कि सर आई एम नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, करेक्ट। तो मेरा कंपटीशन इंजीनियर्स के साथ है, मैं कैसे इसको करूँगा, कर या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है ना? एंड जो भी मतलब गिमिक्स होते हैं उनके चलते भी बच्चे काफ़ी मतलब डरे होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, आपने क्वांट एंड डीआईएलआर दोनों में 99.5 प्लस परसेंटाइल सिक्योर किया है। कर तो अब इस प्रोसेस में, इस जर्नी में कुछ आपकी कुछ एक ऐसी की लर्निंग्स रही होंगी जो कि वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, जो मे भी हो सकता है कि मैंने भी डिलीवर नहीं किया, फैकल्टीज़ ने भी डिलीवर नहीं की, वो आपकी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। वो आप अगर एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर कर पाएँ तो? सर पहले तो डर तो बहुत रहता है। हमको लगता है यार हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आईआईटियंस आएँगे वहाँ पे, तो फिर कैसे हम स्कोर कर पाएँगे? तो ये डर तो था सर। पर इसमें मैंने फ़ोकस क्या किया, मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन पे फ़ोकस किया। मैं अगेन वही बोलना चाहूँगा कि मैंने जो टॉपिक्स थे अरिथमेटिक, अलजेब्रा वो मैंने अच्छे से किए, वो ईज़ी थे, 10th-11th के टॉपिक थे, वो मैंने ढंग से किए। ज्योमेट्री में जैसे अपन ने डिस्कस किया, जहाँ पे डायग्राम होता था, मैं वो करता था। सेकंड, मैं स्पेशलाइज़्ड सम नहीं करता था उसमें केवल, कि जिसके आंसर फिक्स्ड है, कि एक सर्कल है, स्क्वायर है, क्या रेशियो होगा एरिया का। सो मैं वैसे क्वेश्चन्स ही लर्न करता था उसमें केवल। प्रोबेबिलिटी मेरी थोड़ी ठीक थी 10th-11th में, सो वो वहाँ से हो गया। अब इसमें मेन चीज़ अगर मैं बताऊँ तो क्वेश्चन सिलेक्शन की बहुत बात की अपन ने, तो वो मैं राउंड्स में करता था। राउंड्स का मतलब क्या हुआ, पहले मैं वो क्वेश्चन करता था जो लेंथ में छोटे हैं और अरिथमेटिक और अलजेब्रा के। सेकंड में वो क्वेश्चन करता था जो ज्योमेट्री के और फिगर्स दे रखी है। हुँ, तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यू कैन टेक अ डिसीजन। हुँ, थर्ड में वो क्वेश्चन करता था जो लेंदी है पर अरिथमेटिक और अलजेब्रा के, या फिर कोई ऐसे टॉपिक के हैं जो मेरे को लगता है यार डुएबल है। हुँ, और फोर्थ, अगर फिर भी टाइम बच जाता था तो मैं बहुत छोटे क्वेश्चन जो लेंथ में बहुत छोटे हैं पर कोई ऐसे टॉपिक के हैं जो थोड़ा मैं अनफेमिलियर हूँ, तो वो ट्राई करता था। हुँ, हुँ। सो मेरे को लगता है दैट हेल्प मी अ लॉट, कि क्या होता है काफ़ी जने क्या करते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वो मेरे को लगता है अगर आपका पेपर में लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इजी टू मॉडरेट, या जहाँ पे मोर डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हुँ, तो वहाँ पे दैट स्ट्रेटेजी वुड वर्क। करेक्ट। पर जैसे अगर 2023 का पेपर आ गया जहाँ पे लेस नंबर ऑफ डुएबल क्वेश्चंस हैं हुँ, जो इजीली कर सकते हो हुँ, आप, उस केस में अगर आप राउंड वाइज नहीं करोगे, सो देन आई थिंक आप बहुत अपना टाइम वेस्ट कर दोगे हार्ड क्वेश्चन में अटक हुँ, के। हुँ, हुँ, सो मेन थिंग इज कि यू हैव टू फिगर आउट योर ओन स्ट्रेटेजी। हुँ। समथिंग कैन वर्क फॉर मी, समथिंग कैन वर्क फॉर यू, इट कुड बी डिफरेंट। पर आप अपनी प्रिपरेशन में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी निकालिए जिसमें आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा मार्क्स लाने की। हुँ, हुँ, गुड। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जैसे जब आप कह रहे हैं कि आपको राउंड्स में क्वेश्चंस बनाने हैं, तो करेक्ट। जनरली स्टूडेंट्स इसको परसीव ऐसे करते हैं कि वो पहले नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, वो लिखते करेक्ट। हैं, वो फर्स्ट करूँगा, सेकंड करूँगा, थर्ड करूँगा, फोर्थ नहीं करूँगा। तो अभी आपको वो लिखना नहीं है। लिखना नहीं है आपको, मतलब आपको डायरेक्टली आपने अटेम्प्ट करना है। आपने मॉक्स में ही इस चीज़ को इतना रिहर्स कर लिया है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है करेक्ट। कि द मोमेंट यू सी एनी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इट शुड बी देयर कि भाई मेरे को ये करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है, यू शुड स्किप इट, आगे बढ़ो। द गेम इज़ नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। करेक्ट। इट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चंस दैट आर इज़िली डूएबल हाँ। एंड यू शुड मेक देम करेक्ट। द गेम इज़ अबाउट क्वेश्चन यस सिलेक्शन। सर। यस। और सर मतलब लोग ये भी पूछते हैं यार कि यार देख के कैसे कोई बता सकता है? हाँ, तो मैं बोलूँगा यार जो मैंने इतने सारे मॉक्स किए, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। कोई भी हाँ, मतलब डे 1 भगवान पे तो नहीं आएगा। नहीं है, करेक्ट। कोई मतलब कोई टीचर भी इतना नहीं बता सकता। यस, वो आपको यस, प्रैक्टिस से ही आएगा। और करेक्ट। देखो थोड़ा बहुत तो मतलब यू हैव टू टेक दैट प्लंज किया, 80% 90% हो सकता है आपको ईज़ी क्वेश्चन भी स्किप कर दो। हुँ, पर ठीक है, आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। करेक्ट। प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। हुँ, हुँ, तो राउंड्स वर्क्ड फॉर मी इन क्वांट। करेक्ट। आई तो थिंक अभी अभी जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट किया है, अगर आपने अपने फर्स्ट और सेकंड मॉक को आप देखेंगे तो आपने ये चीज़ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपने फेस की हो कि आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक नहीं जा पा रहे हैं, या रिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
तो जो हम बात कर रहे हैं ये उसी के रिगार्डिंग है। आपको बस इतना सा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिनमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले आप उनको बनाना स्टार्ट करें। तो आप देखेंगे कि आपका अटेम्प्ट बढ़ गया। जैसे ही आपका अटेम्प्ट बढ़ गया और क्योंकि आपने बिल्कुल सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को किया है, तो आपकी एक्यूरेसी भी वहाँ पे बहुत अच्छी आएगी। तो दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल और प्रिपेयरिंग। अगेन यस। उसमें एक और थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ फ़ॉलो करता था, हुँ। अगर 40 सेकंड या 30 सेकंड में मेरे को क्वेश्चन नहीं आया, हाँ, नहीं क्लिक किया, करेक्ट। तो फिर 90% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को नहीं नहीं आएगा। ही क्लिक तो करेगा। फिर मैं उसको स्किप कर देता था। हुँ। सो सी इसमें सबका बोलना अलग हो सकता है कि ये यार यस, हो यस, सकता है। यस। तो बोलता है कि यार वही मैं अगेन वही बोलूँगा, दैट वर्क्ड फॉर मी। तो मैं उसको अप्लाई करता था, मैं वो प्रोसेस फ़ॉलो करता था और वो मेरे को ठीक लगा तो मैं वो करता था। हुँ, हुँ। एक और चीज़ मुझे ध्यान है, आपके पेपर के रिगार्डिंग हमने बात की थी। तो 10 मिनट आप ब्लैंक हो गए थे। यस, जैसे पेपर स्टार्ट हुआ 10 मिनट यू वर ब्लैंक एंड यू डिड नॉट अटेम्प्ट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, है ना? उसके बाद भी आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया एंड डीएलआर में आपकी एक्यूरेसी 100% है ना? मतलब इट पर इज़ फिनोमिनल। उसमें बोलना चाहूँगा कि 2 मैंने इतने सारे मॉक्स दिए थे, हाँ, पर फिर भी वो पार्ट आता ही आता है। जब हाँ। आप पेपर में जाएँगे, यू आर करेक्ट, गिविंग दैट करेक्ट, फॉर द करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, टाइम, करेक्ट, करेक्ट। सब कुछ चीज़ें हैं, तो आपको वो कभी-कभार हो जाता है। मैंने इतने मॉक प्रैक्टिस किए थे, प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी हुआ। पर सेकंड आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश का दिया, वहाँ पे फर्स्ट आरसी में से नहीं सॉल्व हुआ 10 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स बचे थे। सो उसके बाद मैंने एक चीज़ की, जो भी ये स्ट्रैटेजी और जो भी मैंने बात की, ये फिर आपको उस सेक्शन के लिए छोड़नी पड़ेगी। फिर जो क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे करो, नहीं आ रहा है, वहीं के वहीं छोड़ दो। तो आपका जो थिंकिंग टाइम है, वो 30 सेकंड्स की जगह वो रिड्यूस हो जाएगा 20-25 सेकंड्स के लिए। सो वहाँ से फिर मैं 19 क्वेश्चन आई थिंक मैंने किए थे। और फिर दूसरी बात, मैं उसका बैगेज डीएलआर में नहीं लेके गया। करेक्ट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो मॉक्स दे के आपको समझेगा कि हुँ, आपका एक सेक्शन खराब भी गया, आप हुँ। उसका बैगेज मत लेके जाओ। बैगेज में इतना सा मान सकता हूँ कि मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आज मेरे को लगता है। दो एक्यूरेसी वाज़ गुड, हाँ, 99 आई स्टिल रिमेंबर। कि मतलब हमने बात की थी, आपने जब बताया कि सर मेरे अटेम्प्ट्स इतने हैं, तो मतलब थोड़ा हमने बात की थी कि यार अटेम्प्ट्स काफ़ी कम रह गए कम रह डीएलआर गए में 15। पर्टिकुलरली, बट आपने एक्यूरेसी मेंटेन करके तो उसको उसमें ओवरकम फिर किया। मेरा वही था कि मैंने सेट पाँचों किए, सेट मैंने पाँचों किए थे। पर उसमें जो मैंने पिक एंड चूज़ करके राउंड सिलेक्शन वाइज़ वो 15 क्वेश्चन निकाले। हुँ। अब वो 15 क्वेश्चन सही हो गए, ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि थोड़ा लक भी है आपका कि आपके 15 के 15 सही हो गए। पर मोर देन लक आई वुड से कि प्रोसेस था करेक्ट, कि मैंने पूरा सेट पढ़ा, पर मैंने क्वेश्चन एक ही किया जिसमें मैं 100% श्योर था। बाकी मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, मैंने उसमें टाइम नहीं वेस्ट किया, आगे बढ़ गया। तो आई थिंक वो भी स्ट्रैटेजी है। सी हर बच्चे को अपनी स्ट्रैटेजी खुद निकालनी पड़ेगी। करेक्ट। वी आर जस्ट सेइंग कि क्या मेरे लिए वर्क किया। हुँ, आप जो भी करो, प्रोसेस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, हुँ। दूसरा फिर क्वांट्स में भी आई वुड से कि क्योंकि मेरा कंटेंट लेस था, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने 33 मिनट्स में 14 क्वेश्चन कर लिए थे। 7 मिनट में मेरे से नहीं हुए और क्वेश्चन, क्योंकि कंटेंट वाज़ लेस, क्योंकि 3 मंथ्स में आप जितना कवर कर सकते हो, आप उतना ही कर सकते हो। करेक्ट, सो वो भी उसका व्हिच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी है या करने वाले हैं, तो उनके पास जस्ट डबल टाइम है, आपसे तो डबल टाइम ही है यस सर, और इसमें बहुत अच्छे से वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, और है ना, अभी कन्वर्सेशन में आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सेक्शन का बैगेज आपको आगे शिफ्ट नहीं होने देना है करेक्ट, और ये मॉक्स में प्रैक्टिस करके आएगा। नो, कई बार क्या होता है कि मान लो पेपर डिफ़िकल्ट है, अब हम प्री असम्पशन के साथ चले गए कि हम देख कर ट्रेंड देख कर के चले गए कि यस, साहब ट्रेंड ये कहता है कि मान लो आरसी हैं तो 16 सवाल आरसी के हैं तो साहब 12 तो बनाने हैं ही। 12 बनाने अब आप ये थॉट लेकर के चले गए, पेपर डिफ़िकल्ट है और अटेम्प्ट आपके नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा अब आपके पूरे उस सेक्शन में आपके मन में चलता रहेगा, अरे यार मेरा पेपर स्पॉइल हो गया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। अब क्वांट के 10 मिनट 15 मिनट वो वहाँ भी खराब हो गए, डीएलआर आपका स्पॉइल हो गया। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप पूरा पेपर दे करके बाहर नहीं आएंगे, जब तक उसका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि कर आपका कैसा हुआ है। कर राइट, ये आपको उस समय नहीं पता लगता है। कर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये अगेन पार्ट ऑफ ईक्यू है। यस, तो ये कोई अगर आपको पर्सनली मेंटोर कर रहे हैं, मेंटरिंग आपको मिल रही है, वो आपको पिन पॉइंट तरीके से बता बता देंगे, सकते हैं। करेक्ट, जैसे आपके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि हर किसी स्टूडेंट की एक अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है ये, करेक्ट, राइट? बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले मॉक का एनालिसिस ही पर्सनलाइज्ड बेसिस पे अपने मेंटोर्स के साथ में करें, क्योंकि यही है जो कि आपको बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट लेकर के आता है आपके अंदर। हाँ, मतलब मैं ये मानता हूँ, आप कोई भी मटेरियल से पढ़े, यू जॉइन व्हिचएवर इंस्टीट्यूशन, मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहे अपने बड़े भैया से पूछो, जो भैया आपके कॉलेज में चले गए या किसी और ने किया हो, हुँ, पर आपको किसी का साथ चाहिए, पर्सनलाइज़्ड आपको चाहिए, इफ स्पेशली इफ यू हैव लेस टाइम, क्योंकि कैट में ऐसा नहीं है, कोर्स ज़्यादा है,
ऐसा नहीं, अगर आप करना चाहो लॉग है, मॉडर्न मैथ्स है, नंबर करेक्ट सिस्टम है, लोग वैदिक मैथ्स, एक महीना मैथ्स, तो केवल अलजेब्रा पढ़ा जा सकता है अगर आप हाँ, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने जाओ तो आराम से मतलब यस, एक महीना लग करके अलजेब्रा पढ़ा जा सिमिलरली नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम बहुत बहुत बड़ा है मतलब बहुत अगर टॉपिक है। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स अगर पढ़ना है या एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है तो आप 2 हफ्ते उसी में निकाल सकते हो यस, है ना मतलब निश्चित के सिन्हा की पूरी एक बुक है नंबर सिस्टम के ऊपर यस, राइट तो आप आराम से महीने भर उसी को सॉल्व करते रहो है ना सो बट आपको ये समझना बहुत समझना ज़रूरी है पड़ेगा कि यार एक प्रैक्टिकली आपके पास समय कितना समय अवेलेबल है कितना। और दूसरा ये है कि मतलब आपका टारगेट परसेंटाइल क्या है पेपर में पूछा क्या जा रहा है किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आईआईटी का एग्जाम नहीं है हाँ, एप्टीट्यूड एग्जाम है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू तो मतलब अगर आपको सोचना आ रहा है अच्छे से अप्रोच आपकी सही है तो आप इसको क्रैक कर लोगे पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी आपके पास में है, तो आप इसको क्रैक कर लोगे नहीं तो नहीं करोगे तो कोई भी मैं बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को ये कि आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखते हैं देखें लेकिन आप ये डिसाइड करें कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन पिक लेना करनी है है। क्योंकि जो भी वीडियोस होते हैं वो जेनरिक होते हैं हम्म, तो हो सकता है किसी एक स्टूडेंट पे कोई चीज़ एप्लीकेबल है करेक्ट, तो वो आप पे ना हो या हो, कोई चीज़ अगर आप पे एप्लीकेबल है तो वो दूसरे स्टूडेंट पे ना हो तो ये आपके पास में एक आपको सेंस जो है ये डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करेक्ट। तो सर उसमें जैसे मैंने बोला कि मैंने लास्ट में 40 मार्क्स दिए लास्ट मंथ में हम्म या 30 मार्क्स दिए, तो उसमें ये बोलूँगा यार एक फैक्टर रहा कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे। अगर वो खराब होते तो क्या पता मैं उतने नहीं दे सकता था मार्क्स। करेक्ट तो वो सब स्टूडेंट के लिए अलग-अलग होगा। उसको फिर एग्जैक्टली अपनी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी करेक्ट करेक्ट कि जिसमें वो अच्छा है, उसमें वो क्वेश्चन सिलेक्शन की प्रैक्टिस करे, जिसमें उसका कंटेंट कमज़ोर है, कंटेंट पे वर्क करे। तो जो भी चीज़ आपको लगता है आपकी वीक है, लास्ट मंथ प्लीज़ आप उस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। करेक्ट तो वैसे राघव आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी है ना लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या मिस्टेक्स थी या और ऐसे क्या एरियाज थे जिन पे अगर मान लो आपको आपको एक महीना और दे दिया जाए और आपको काम करने के लिए कहा जाए तो आप उनको इम्प्रूव कर पाएंगे सर एक तो मतलब मेरे को लगता है कि वीआरसी में अगर मेरे को स्ट्रैटेजी पहले समझ में आ जाती थोड़ा, तो मैं और इम्प्रूव कर पाता, अगर मैं उसमें और टाइम दे पाता। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वीआरसी और डीएलआर इसमें ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं हम्म जो अगर आपके अच्छे हैं, सो इट इज़ गुड, अगर आपके नहीं अच्छे हैं, तो काफ़ी तो टाइम आपको लगता है काफ़ी टाइम लगेगा उसको क्रैक करने में। हम्म सो जितना रिसेप्शन पावर किसी बच्चे का डीएलआर के लिए होगा, उतना हो सकता है वीआरसी के लिए ना हो। तो करेक्ट आपको उसमें फिर मोर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मेरे को लगता है मैंने स्ट्रैटेजी ऑन ऐसे का जो मैंने चैट जीपीटी की बात की, वो थोड़ा लेट किया। रीडिंग स्पीड अब जैसे हम बोलते हैं, पहले हमें लगता है यार टीचर क्यों बोल रहा है रीडिंग स्पीड बढ़ा रही। तो मैं बोला अगर वो 30 मिनट में मैं 19 क्वेश्चन नहीं कर पाता, तो फिर बहुत मुश्किल था। करेक्ट तो करेक्ट वो रीडिंग स्पीड की वजह से ही हुआ। तो रीडिंग स्पीड आज आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म सो वो लगता है। दूसरा मेरे को लगता है जैसे अपन ने डीएलआर की बात की, तो प्री कंसीव नोशन था कि यार 15 क्वेश्चन में तो डीएलआर में बहुत अच्छा कर दूँगा। करेक्ट मैंने अच्छा किया होगा, पर मेरे को मेरी कैपेबिलिटी पता है कि यार डीएलआर वाज़ समथिंग जिसमें मैं और अच्छा कर सकता था। जब मैंने पाँचों सेट के अंदर गया, हम्म तो भी अगर मैं नहीं कर पाया तो इट इज़ लाइक कि एक तरीके से मैंने थोड़ा सेफ खेला मैं बोल सकता हूँ हम्म उस सेक्शन में। हम्म रिजल्ट ठीक है, जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल है, हम्म पर वो लगता है कि प्री कंसीव नोशन मत रखो, क्योंकि अभी आप 24 का पेपर देख रहे हैं, हम्म अगर आप 25 का पेपर 23 जैसा आ जाए, करेक्ट तो आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो डाइवर्सिटी ऑफ मार्क्स की हमने बात की, पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन एट अ टाइम। वही आप नहीं सोच सकते पेपर ईज़ी है, हार्ड है, मोर डुएबल क्वेश्चन है, लेस डुएबल क्वेश्चन है। जैसा पेपर है हमें सॉल्व करना है और हमको हमारा माइंड कूल रखना है। दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 मिस्टेक्स आई वुड से कि अगर मैं और 1 महीना मिलता तो इम्प्रूव कर सकता था इसमें। तो राघव व्हाट आर द 3 important थिंग्स दैट यू थिंक वेरी वेरी important in your preparation सो सर अगर 3 चीज़ों की बात करें अपन, तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ हम्म कि एक चीज़ जो मेरे को लगती है कि वीआरसी में जो मेरी स्ट्रैटेजी थी लास्ट में, सो वीआरसी में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न होता है कि यार 4 आरसी करे, 4 वीए करे, 3 आरसी करे, 8 वीए करे, कैसे करें? सो उसमें अगेन मैं वही बोलूँगा कि ये प्री कंसीव नोशन आप थोड़ा एक बार हटाइए। स्टार्टिंग में तो आप अपने प्रिपरेशन मत ही करिए। हम्म आप कोशिश कीजिए आप चारों आरसी कर रहे हैं एंड देन आप वीए पे आ रहे हैं। अब वीए में सर एक चीज़ जो मेरे को फाइंड आउट हुई कि मैंने जब वीए प्रैक्टिस किया, पैरा जंबल वाज़ समथिंग कि मेरे से नहीं सॉल्व होते थे। और बाद में जैसे अपना भी डिस्कशन हुआ था कि पैरा जंबल की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी इफ इट इज़ अ 4 टाइप क्वेश्चन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 फर्स्ट बाय स्टेट 24। 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो 1 बाय 24 प्रोबेबिलिटी है उसकी। और अगर 6 स्टेटमेंट है, सो फिर 6 फैक्टोरियल हो गया, तो उसमें फिर प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। करेक्ट करेक्ट सो फिर उसमें मेरे को लगा कि फर्स्ट राउंड में मेरे को वो नहीं करने चाहिए। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं 4 आरसी करता था, मैं नहीं देखता था कि कौन-सा ईज़ी है, कौन-सा हार्ड है। मैं अपना करता था उसे, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी थी, तो मैं उसे कंप्लीट कर लेता था।
फिर मैं आता था वीए पे, तो वीए पे मैं सिलेक्शन करता था कि पहले मेरे को पैरा कंप्लीशन करना है, पैरा समरी करना है, क्योंकि वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। फिर मैं देखता था कि पैरा जंबल एक बार देख के कि करना है कि नहीं। उसमें भी एक स्ट्रैटेजी करता था, अगर पैरा जंबल बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेस है, तो उसको मैं एक बार फर्स्ट में देख सकता था। हुँ। अगर वो बहुत बड़े हैं, तो पक्का ही स्किप है, सेकंड राउंड में ही जाना है। और जनरली उसमें टाइम नहीं बचता था, तो 2 क्वेश्चन रह जाते थे। हुँ। पर दैट वाज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड। सेकंड मेरे को लगता है कि अगेन जो आपके सेक्शनल्स आप कैसे दे रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्शनल्स जो भी आपके वीक है, सो यार अगर आप कंटेंट पे कभी-कभार क्या होता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इंग्लिश में, वीआरसी में, पर नहीं इम्प्रूव हो रही है। तो फिर आपके पास दूसरी चीज़ क्या, आप क्वेश्चन सिलेक्शन में जाओ। आजकल लाइव मॉक्स जो होते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन सही किया। अगर 50 प्लस, 60 प्लस, 70% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है, तो यार और आपने वो छोड़ दिया है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। फिर आप क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। हुँ। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक कि वो बहुत हेल्प किया मेरे को। सेकंड मैं बोलूँगा जैसे डीएलआर है। डीएलआर में भी मैं जैसे बोला मेरा ठीक था, पर आपको उसमें भी समझना पड़ेगा, उसमें भी क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि पहले आप 4-5 मिनट सारे सेट्स पढ़ो, तो वन वे ऑफ स्ट्रैटेजी है, फिर आप डिसाइड करो। दूसरा जो मैंने अप्लाई किया वो ये था कि मैं सेट पढ़ता था, हुँ। जितना भी क्वेश्चन ईज़ी लगा वो कर लिया, आगे बढ़ गया। दूसरा सेट पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन ईज़ी लगे, कर लिए, आगे बढ़ गया। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स था, तो मेरे को पता है उसमें टेबल बनेगी, वो हो ही जाएगा, उसमें टाइम देता था। करेक्ट है। तो वो जब आप नंबर ऑफ सेट्स करेंगे, तो मेरे को लगता है वो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। हुँ। तो अंडरलाइंग यही है कि यार अगर कोर्स में आपका कंटेंट की वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। हमारा गोल है मार्क्स बढ़ाना, हुँ। तो कोर्स से कंटेंट से नहीं बढ़ रहा है तो सिलेक्शन से बढ़ेंगे। तो आई थिंक वो थॉट प्रोसेस भी आई थिंक बहुत हेल्प किया। हुँ। वो मेरे को लगता है मेंटरशिप से अपन ने डिस्कस किया कि अब इतना कम टाइम में कैसे करें, कोर्स कर ही नहीं सकते। हुँ। आई थिंक दैट हेल्प मी। जैसे अपन ने रिस्क की बात किया कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, थोड़ी रिस्क ली, सब हुँ। किया। हुँ। तो मैं थोड़ा आपको देख के भी फैसिनेट होता था कि यार आप पहले एजुकेशन इंडस्ट्री में थे, फिर आपने वहाँ से छोड़ के खुद का चालू करने का रिस्क, तो वो कैसे रही आपकी जर्नी? आपने कैसे सोचा कि आपको करना चाहिए? तो राघव, जैसे ये स्टार्ट करने से पहले 4 साल, चौथा साल है हमारा इसमें, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले भी 5 साल का मेरा एक अपना अनुभव रहा है ओके। और अच्छे ब्रांड्स के साथ में रहा है। तो उसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिलती थी कि वहाँ पे, क्योंकि एक अर्ली मूवर एडवांटेज है, तो उसके चलते वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में एक ऐसा सिस्टम डेवलप्ड है कि 5% बच्चे रिज़ल्ट दे रहे हैं, राइट? करेक्ट। अभी जैसे आप ये देखो कि 1500 बच्चे अगर कोई इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, तो उसमें से 5% स्टूडेंट्स आर देयर जो कि रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, व्हिच इज़ 75। करेक्ट। अब क्योंकि कोई और इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, जो 1500 बच्चे पढ़ा रहा है, तो वो 75 बच्चों का रिज़ल्ट नहीं छाप पा रहा है ना? मतलब वो फ़ोटोज़ उतनी नहीं आ रही नहीं हैं। आ रही है। अब ये 75 को देख कर के और फिर अगले साल फिर 1500 बच्चे और आ जा रहे हैं करो। और मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर मोर ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो उन पे फ़ोकस है और एक क्वालिटी एजुकेशन पे फ़ोकस नहीं है, राइट? तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत एक अपॉर्च्युनिटी है और इसमें डेफ़िनिटली काम करना भी चाहिए और मैं हमेशा से ड्रिवन हूँ कि कैसे वैल्यू ऐड करें, जो कि आपका भी एक गोल है करेक्ट। वैल्यू एडिशन का। और फिर मुझे एक और चीज़ समझ में आती है, जैसे अगर हम हमारे विज़न और मिशन की बात करें, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सो वी आर ट्राइंग टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन। तो हम कैसे कर रहे हैं वो? तो हम पर्सनलाइज़्ड मेंटरिंग पे हमारा फ़ोकस है। जैसे अभी अपन ने भी बातचीत की, काफ़ी इसमें पॉइंट्स आए, अपनी इनफैक्ट स्टार्टिंग ही वैसे हुई। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी बिलीव कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे और आने वाले समय में और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कंटेंट है वो ईज़िली अवेलेबल है ना? वीडियोज़ की अगर बात करें तो काफ़ी वीडियोज़, लेक्चर्स वगैरह काफ़ी बच्चे को मिल जाते हैं। यूट्यूब। बच्चे को कोई चाहिए जो उसको पिन पॉइंटेड बताए कि दिस इज़ एन एरिया वेयर एग्ज़ैक्टली यू आर लैकिंग, और अगर आप इस तरीके से इसमें एफर्ट्स लगा लोगे तो यहाँ से फॉर श्योर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उस चीज़ को हम आगे लेकर के चले। एंड देन दूसरा एक पार्ट इसका ये है कि हमें अफोर्डेबिलिटी को भी चेज़ करना है और हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे डेफ़िनिटली काम किया जा सकता है, ख़ासकर आज के समय पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना एनहांस होकर के आ रही है। उसका एक एग्जांपल है कि जैसे हम एक प्रैक्टिस फ़ॉलो करते हैं कि अप टू 100% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ओके। आपको भी हुँ। स्कॉलरशिप मिली, तो अप टू 100% स्कॉलरशिप हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन देयर आर सेवरल क्राइटेरियाज़, उसमें टेस्ट भी एक क्राइटेरिया है और अगर आप एक वीकर बैकग्राउंड से आते हैं तो वो भी एक क्राइटेरिया है। तो उसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं और आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप देते हैं।
और जो भी जैसे हमारे कुछ इसमें सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट डाउट पूछो, विच इज़ अ 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म वेर इन यू कैन स्कैन योर क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सो वो एक टेक वाला पार्ट है। और एक अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको मटेरियल मिलता है, उसमें आपको टेस्ट वगैरह उसी तरीके से आप जनरेट कर सकते हो अपने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करता है, और इसी को मुझे एनहांस करना है, इसी तरीके से मुझे कंट्रीब्यूट करना है। सर आजकल अब क्या है, काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आता है कि यार हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, पर क्या है मॉक्स में जैसे ही कम मार्क्स आते हैं, तो तू तो बोलता है 70-70 मॉक दो, कहाँ से दे, मॉक्स में कम आते हैं, वो देना ही छोड़ देते हैं मॉक्स। हुँ। सो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मॉक्स देना छोड़ देते हैं। हुँ, तो उसमें आपका क्या अप्रोच रहेगा? हुँ, एक जो मैं उनको थोड़ा बहुत सजेस्ट करता हूँ, तो वो मैं बोलता हूँ यार कि एक बार मॉक्स में नहीं आ रहे तो सेक्शनल देना चालू करो। हुँ, सेक्शनल से थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा, फिर वापस मॉक्स से दो। हुँ। पर इसमें आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि आपको ये समझना है कि भाई फेल होना बहुत नेचुरल चीज़ है। मतलब क्या आप पहले बचपन में आपने चलना सीखा है? अब चलते टाइम आप काफ़ी बार गिरे हो, डायरेक्ट भागना थोड़ी सीख लिया आपने, है ना? तो मतलब ये बहुत नेचुरल चीज़ है, कहीं भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप फेल हो रहे हो, आपका मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न्स बिहाइंड इट। क्या आप उनको रैशनली देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रो करोगे। करेक्ट। और अगर नहीं देख पा रहे हो, तो आपको ऐसे किसी मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको बता पाए कि आप कहाँ स्टक हो। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अभी रिसेंटली एक मतलब एक ऐसी हेल्पलाइन स्टार्ट की है जहाँ पे आप 15 मिनट का मेरे साथ में वन ऑन वन कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हो, 100% फ्री है। आपके जो भी मॉक्स में स्कोर आ रहे हैं उसको पक्का हम इम्प्रूव करेंगे मिल करके। बस एक लास्ट क्वेश्चन और था हाँ। कि अब जैसे बहुत क्वेरीज आती है कि भैया आपने कहाँ से किया यार, तू कहाँ से कर रहा है, मेरे दोस्तों से। तो ऐसा क्या कुछ नया आप लोग इस साल ला रहे हैं कि बच्चों के लिए जो कि उनको और इम्प्रूव करने में हेल्प? एक तो अभी बहुत जल्दी हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और उन बच्चों के लिए है जो कि मतलब जिनको तैयारी स्टार्ट करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन करनी है जिनको, या किसी इंस्टीट्यूट भी वो जॉइन करने का देख रहे हैं। लेकिन वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे शुरू करें। तो इट्स अ कैट बेसिक्स बिल्डर, ओके। राइट? तो इसमें पूरा वो कैब होगा, आपका आरसी का पूरा इंट्रो होगा, कैसे आरसी को कवर करना होता है, पैसेज कैसे रीड करना होता है, ट्रैप क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। क्वांट में दे विल बी कैलकुलेशन टेक्निक्स, परसेंटेज, रेशो, मतलब वो चीज़ें जो आपको डीआई बनाना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डीआईएलआर के भी जो प्री फाउंडेशन वाला कंटेंट है वो पूरा होगा। एंड फॉर एवरी टॉपिक दे विल बी डीपीपीज जिसमें क्लोज टू 30 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा। एंड इसकी जो प्राइस हम लोग रख रहे हैं वो इतनी कम होगी, इतनी अफोर्डेबल है, जिसमें मतलब आप 2 दोस्त अगर कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो जो एक आपका बिल जितना बन जाता है, इस प्राइस में हम इसको लॉन्च करेंगे। इसके साथ में अभी हम लाइव सेशंस हम लोग प्लान कर देंगे, प्लान कर रहे हैं जून फर्स्ट वीक से हम वो भी स्टार्ट करेंगे, एंड आई पर्सनली विल स्टार्ट कमिंग लाइव ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी नियर फ्यूचर में हम लोग प्लान कर रहे हैं। यस। इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो राघव, आपने अभी बताया कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछते हैं वो, राइट? तो इसी तरीके से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी आप व्यूअर्स हैं, कैट एस्पिरेंट्स हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एक मुझे आइडिया आ रहा है, हम ये कर सकते हैं कि अभी आप आईएम बैंगलोर जाएँगे, उससे पहले आपके पास में क्लोज़ टू 1 मंथ अभी आपके पास में टाइम है, राइट? यस। तो व्हाट वी कैन डू फॉर आवर स्टूडेंट्स कि हम एक सेशन और प्लान करें, लेट्स से 7 डेज़ में या 10 डेज़ में। तब तक व्यूअर्स आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं, जो आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू करियर इन फाइनेंस, या व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आफ्टर एमबीए, तो वो जो हमारी मेल आईडी है, उस पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। इनमें से जो भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस होंगे, उनको हम पिक करेंगे और उनके आंसर्स के साथ आपके साथ एक बार फिर से आते हैं एक और एपिसोड में। तो दिस वाज द सेशन, एंड राघव, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद द स्टूडेंट्स, एंड आई एम डैम श्योर दिस विल डेफिनिटली हेल्प द स्टूडेंट्स इन क्रैकिंग देयर पेपर, यस। एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सर।